आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के एंड की तरफ में पहुंच गए हैं और छोटे छोटे 2-3 टॉपिक बचा हुआ इस चैप्टर में ये कंप्लीट हो जाएगा। आज हम लोग यहाँ बात करेंगे कि अगर दो कंपाउंड को कंपेयर करने के लिए कहा जाए कि विच वन इज कंपेरेटिवली मोर स्टेबल, तो हमारे पास में 3-4 पैरामीटर हैं और उस पैरामीटर के अनुसार से हम लोग चेक कर सकते हैं कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। जैसे फर्स्ट यहाँ पर दिख रहा है आपको ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में कहता है कि स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सेंट्रल मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट का। दो कंपाउंड सपोज दिया हुआ है, एक दिया हुआ है K3 FeCN6 और दूसरा दिया हुआ है K4 FeCN6। सब कुछ आइडेंटिकल है, दोनों में डिफरेंस आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट का। तो आप सबसे पहला काम करोगे कि दोनों में सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। पहले इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। बताओ पोटासियम का कितना होता है 1/3, आयरन का x, Cn का -1/6 इज इक्वल टू 0, 3 + x - 6 इज इक्वल टू 0, x - 3 इज इक्वल टू 0, x वुड बी इक्वल टू +3। ये आ गया। इनका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। पोटासियम का 1/4, आयरन के लिए x, Cn का -1/6 इज इक्वल टू 0, 4 + x - 6 इज इक्वल टू 0, x - 2 इज इक्वल टू 0, x वुड बी इक्वल टू +2। यानी यहाँ K3FeCN6 में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है और यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। तो अभी हम लोग पढ़े कि स्टेबिलिटी ऑक्सीडेशन स्टेट का ज़्यादा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो बताओ तो इन दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? फर्स्ट वाला। यानी कंक्लूजन ये आ गया हम लोग का कि अगर स्टेबिलिटी से रिलेट करें तो स्टेबिलिटी K3FeCN6 का ज़्यादा होगा किसके रिस्पेक्ट में? K4FeCN6 के। तो जो भी दे दिया, दो दिया रहेगा तो उसको निकाल सकते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ऑक्सीडेशन नंबर जो सेम हो जाए दोनों तरफ में और फिर आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाएगा तो हमारे पास में 3-4 पैरामीटर हैं, एक नहीं मैच करेगा तो फिर दूसरे से हम कंपेयर करेंगे। जैसे यहाँ देखो सेकंड में कह रहा है साइज ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल मेटल आयन के साइज से हम लोग कंपेयर करेंगे। जैसे एक और फिर एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। जैसे सपोज ये दिया हुआ है K3FeCN6 और दूसरा है CONH3 और Cl3 और आपको कह रहा है कि इन दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा वो आइडेंटिफाई करना है। तो पहला तो सीखें ऑक्सीडेशन नंबर, तो पहले वो निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। बताओ पोटासियम का 1/3, आयरन का x, Cn का -1/6 इज इक्वल टू 0, 3 + x - 6 इज इक्वल टू 0, x - 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +3। यानी यहाँ आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, Fe3+ के फॉर्म में है, 3+। दूसरा निकालते हैं। यहाँ कोबाल्ट पहले है तो x 0/6 - 1/3 इज इक्वल टू 0, x - 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ भी x इज इक्वल टू कितना हो गया +3। यानी यहाँ भी कोबाल्ट का वैल्यू जो है वो 3+ आ गया। अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है तो हम लोग पढ़े कि जिनका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होगा उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। अब यहाँ भी 3+ है, यहाँ भी 3+ है, तब ये दूसरा फैक्टर काम करेगा साइज। अब साइज क्लास 11th में पढ़े होंगे पीरियोडिक टेबल, उसको याद करो। उसमें हम लोग पढ़े हैं ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, यानी कि टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे जब जाते हैं तो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई इंक्रीज करता है और जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई डिक्रीज करता है। लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज छोटा होता चला जाता है। ट्रांजिशन सीरीज में स्कैंडियम
टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और ये जिंक, ये आते हैं। तो इस जनरल ट्रेंड के अनुसार से लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज क्या होगा, डिक्रीज करेगा। अब यहां पर देख लो, एक आयरन है, इनका भी चार्ज वही और यहाँ भी चार्ज वही है। जब चार्ज सेम होगा तब देखना। तो यहाँ आयरन है और यहाँ कोबाल्ट है, तो जरा देखो तो आयरन और कोबाल्ट दोनों में किसका साइज जो है वो छोटा होगा, कोबाल्ट का साइज छोटा होगा। और जिनका साइज छोटा होगा उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है। यानी कि यहाँ कंक्लूजन ये आया कि साइज की बात करें हम लोग तो Fe3+ के रिस्पेक्ट में CO3+ का साइज जो है वो छोटा होगा, ये बड़ा होगा। और स्टेबिलिटी साइज का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो K3 FeCN6 के रिस्पेक्ट में CONH3 Cl3 का स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, क्योंकि साइज और ये दोनों जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। साइज ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, इनका स्टेबिलिटी से क्या रिलेशन है, तो स्टेबिलिटी और साइज दोनों एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सारा स्टेटमेंट भी लिखवा देंगे, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है साइज का। तो बोलो क्लियर है। यहाँ साइज आयरन का बड़ा है तो स्टेबिलिटी किसका बड़ा होगा, कोबाल्ट का, जब ऑक्सीडेशन नंबर सेम है। तो आगे बढ़ते हैं। ये है डेंटेट ऑफ द लिगेंड। ऐसे भी केसेस हो सकते हैं जहां पर साइज भी सेम हो, एक ही सेंट्रल मेटल हो, ऑक्सीडेशन नंबर भी सेम हो, तब उस कंडीशन में कैसे करेंगे। जैसे यहां देखो, एक दिया हुआ है CONH3 और Cl3, और दूसरा दिया हुआ है COEN3 और Cl3। पहले तो हम लोग सीखें ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हैं कोबाल्ट का, क्या मानेंगे, X NH3 के लिए 0 × 6 -1 × 3 = 0, x - 3 = 0, x शुड बी इक्वल टू +3। इनका निकालते हैं, x + 0 × 3 -1 × 3 = 0। अच्छा, यहाँ 2 होगा। En के ऊपर में 2 चार्ज होता है, En भी न्यूट्रल लिगेंड है। अरे वो डाइडेंटेट है, तो डाइडेंटेट तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए यूज करते हैं ना। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, चार्ज यूज करते हैं। तो En इथेन 1,2 डायामाइन, ये न्यूट्रल लिगेंड है, इसके ऊपर में कोई चार्ज नहीं है, तो इसलिए वैल्यू यहाँ पर क्या लिखे हैं, 0। याद रहेगा ना। x - 3 = 0, x = क्या हो गया, +3। तब यहाँ पर भी कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर 3+, और यहाँ भी कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, 3+। अगर अलग अलग एलिमेंट रहता तब तो मिला के बता देते कि लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज कर रहा है तो किनका बड़ा होगा और किनका छोटा होगा। लेकिन ये भी कोबाल्ट है और ये भी कोबाल्ट है, ऑक्सीडेशन नंबर भी सेम है, तो स्टार्टिंग का दोनों कंसेप्ट यहाँ फेल। तो अब ये कहता है कि स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेंटेट का, यानी कि लिगेंड के डेंटेट पर। अब आप देखो तो यहाँ पर NH3 है, और NH3 किस नेचर का होता है, मोनोडेंटेट, मोनोडेंटेट। और En इथेन 1,2 डायामाइन, इन्हें कहा जाता है डाइडेंटेट। डाइडेंटेट कहता है कि ये अगर सेंट्रल मेटल है तो जो डाइडेंटेट है ऐसे पकड़ेगा। इस इफेक्ट को चिलेशन इफेक्ट कहा जाता है। चिलेट ग्रीक वर्ड बना है जिसका मतलब जबड़ा होता है। तो जैसे कोई एक ऐसे पकड़े हुए है और कोई ऐसे पकड़े हुए हैं, तो सोच करके देखो कि फर्स्ट वाले में ज़्यादा पकड़ बनेगा या सेकंड वाले में बनेगा, सेकंड वाले में। और वही ज़्यादा ऐसे पकड़ लिया, 6 6 है, 5 5 है, तो जितना ज़्यादा डेंटेट बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा मेटल के साथ में उसका पकड़ बढ़ेगा और उसका स्टेबिलिटी भी इंक्रीज करेगा। इस इफेक्ट को चिलेशन इफेक्ट कहा जाता है, चिलेटिंग लिगेंड कहा जाता है इसे। अब बताओ आप, फर्स्ट और सेकंड दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों सेकंड, क्योंकि उसमें डाइडेंटेट लिगेंड है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि स्टेबिलिटी
स्टेबिलिटी में CONH3 Cl3 के रिस्पेक्ट में ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा COEN3 और ठीक है। आगे एक है स्टेबिलिटी कांस्टेंट एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। नाम से ही पता चल रहा है, एसोसिएशन का मतलब होता है जुड़ना और डिसोसिएशन का मतलब होता है टूटना। तो अगर उनका न्यूमेरल वैल्यू दिया हुआ है, पहले था एनसीईआरटी में, अब हटा दिया है, एक न्यूमेरिकल था, एसोसिएशन दिया हुआ है तो डिसोसिएशन निकालना है। तो नाम से ही पता चल रहा है कि स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी कांस्टेंट यानी कि एसोसिएशन कांस्टेंट का, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिसोसिएशन कांस्टेंट का, यानी 1/kT। इन दोनों को अगर एक दूसरे के साथ में रिलेट करना हो तो दोनों एक दूसरे के जस्ट इनवर्स होते हैं, यानी एसोसिएशन अगर है तो आप डिसोसिएशन निकाल सकते हो, और अगर डिसोसिएशन दिया हुआ है तो एसोसिएशन निकाल सकते हो। ये इस फैक्टर पर डिपेंड कर रहा था। इसके बाद है इंपॉर्टेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो जब स्टार्ट किए थे तो उसी वक्त में बताए थे कि इनका बहुत एप्लीकेशन है। जैसे आज के डेट में जितने मेडिसिन वगैरह देख रहे हो उसमें से अधिकांश मेडिसिन जो वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। वेराइटीज ऑफ कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है एंड दे ऑल आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एग्रीकल्चर वगैरह में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, टाइट्रेशन वगैरह करते हैं तो उसमें भी अधिकांश जो है वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन। इवन जो है वो बाकी का आप लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में देखेंगे तो स्टार्टिंग का याद करो, पहला वाला क्लास, फर्स्ट डे जब हम लोग क्लास कर रहे थे तो वहाँ पर बात किए थे विटामिन B12 के बारे में बात किए थे, हीमोग्लोबिन के बारे में बात किए थे कि इसमें आयरन के कॉम्प्लेक्स होते हैं, क्लोरोफिल के बारे में बात किए थे। तो उन सब जगह पर ये एप्लीकेशन में वही सब पार्ट आएगा, ये यानी कि कॉमन एप्लीकेशन जो डे टू डे लाइफ में हमारा यूज हो रहा है। अब इन सारे बात को लिखवा देते हैं, कट कॉपी कर लेना, आप लिखिए। अब ये स्क्रीन पर दिखाई दे रहा हो कलर इन कॉम्प्लेक्सेस। थोड़ा सा हम लोग फिजिक्स में चलते हैं, कलर के बारे में वही पढ़े हैं। कलर क्या, किसी भी सब्सटेंस को जब कब हम लोग देख पाते हैं, जब वाइट लाइट उस सब्सटेंस से स्ट्राइक करता है और रिफ्लेक्ट करके आपके रेटिना तक पहुंचता है, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से आप सब्सटेंस को देख पाते हैं। जहाँ रिफ्लेक्शन नहीं होगा वो आपके लिए इनविजिबल हो गया। वैसे कोई इंस्ट्रूमेंट बना लिए जाए जो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर ले तो आपको दिखाई नहीं देगा। जैसे ब्लैक होल के बारे में आप सुने होंगे कि ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल पुल इतना स्ट्रांग है कि वो लाइट को भी रिफ्लेक्ट नहीं करने देता है, यानी कि लाइट को भी एब्जॉर्ब कर लिया, और जिसको वो एब्जॉर्ब कर लिया अब वो आपके लिए इनविजिबल हो गया, वो आपके लिए ब्लैक हो गया। अब वाइट कलर कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर है, वाइट लाइट से कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर है। अगर किसी ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक कर सब के सब रिफ्लेक्ट कर गए तो वाइट दिखेगा, अगर सारे एब्जॉर्ब हो गए तो ब्लैक दिखेगा, और अगर कुछ एब्जॉर्ब हुआ और कुछ रिफ्लेक्ट कर रहा है तब वो कलर्ड दिखेगा। कुछ लोगों के दिमाग में मिसकंसेप्शन होता है कि जो वो रिफ्लेक्ट जो एब्जॉर्ब किया है वही उसका कलर होगा, नहीं, उसने तो एब्जॉर्ब कर लिया। जैसे अगर ग्रीन कलर दिख रहा है आपका कोई ऑब्जेक्ट, पत्ती का रंग ग्रीन कलर का है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ग्रीन एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, वो ग्रीन को क्या किया है, रिफ्लेक्ट किया है। जो एब्जॉर्ब किया वो तो आपके लिए खत्म हो गया, यानी जो कलर आपको दिखता है किसी भी सब्सटेंस का वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है। जैसे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि अगर किसी सब, देखो यहाँ पे कलर ऑफ लाइट एब्जॉर्ब, ये आपके एनसीईआरटी बुक का दिया हुआ है, उसी टेबलर को हम यहाँ पे बताए हैं। अगर कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड येलो कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है, येलो लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो एब्जॉर्ब करने के बाद में अब वो दिखेगा कैसा, तो दिखेगा वो कैसा, वायलेट, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा। उसी तरीके से अगर ब्लू ग्रीन एब्जॉर्ब कर रहा है तो कैसा दिखेगा, रेड। ये बस जानकारी के लिए आपको रखना है, रटने वगैरह का ये इतना पॉसिबल नहीं है। वो हमारे लिए काम का बात, ये कौन सा कंपाउंड कलर्ड होगा और कौन सा कंपाउंड कलरलेस होगा, इसे हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहे हैं, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम लोग पढ़े हैं स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, पढ़े हैं ना हम लोग। तो डी ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 हैं, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल फील्ड में ये स्प्लिट कर जाता है। अगर हम ऊपर में 2 रख दिए और नीचे में ये 3 रख दिए तो बता सकते हो ये ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग हुआ या टेट्राहेड्रल।
ऑक्टाहेड्रल, ऊपर में 2 और नीचे में 3 है, इन दोनों के बीच का एनर्जी अलग अलग है। तो कहता है कि अगर किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल का कॉन्फ़िगरेशन D1 से D9 है तब वो सब्सटेंस कलर्ड होगा, कलर्ड। और अगर कॉन्फ़िगरेशन D0 या फिर D10 हो गया तब उस कंडीशन में वो कलरलेस हो जाएगा, तब वो कलरलेस होगा। यही फिर ट्रांजिशन मेटल में भी कंसेप्ट आएगा, डी एंड डे ब्लॉक पढ़ेंगे तो वहां पर। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे यहां पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, इस सेट को हम लोग पढ़े हैं कि T2G कहा जाता है और इसे क्या कहा जाता है, EG। इन दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस है जिसे हम लोग डेल्टा O से रिप्रेजेंट करते हैं ऑक्टाहेड्रल में। अब जब व्हाइट लाइट स्ट्राइक करता है तो d ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में जंप करता है। तो देखो, तो यहां से इलेक्ट्रॉन यहां तभी जंप करेगा जब इतना एनर्जी गैप के बराबर में उसको एनर्जी मिलेगा। और इसी शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक डी से दूसरे डी में को डी ट्रांजिशन कहा जाता है। तो अगर कोई पूछे व्हाट इज डी ट्रांजिशन, तो द शिफ्टिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन सेट ऑफ डी ऑर्बिटल टू अदर सेट ऑफ डी ऑर्बिटल। अब आप इमेजिन करो कि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन रहेगा ही नहीं, तो कौन जंप करेगा, यानी कि सारा का सारा रिफ्लेक्ट कर गया। अगर ये पूरा भरा हुआ है, ये पूरा का पूरा भरा हुआ है, यानी डी में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर यहाँ से जंप करेगा भी तो कहाँ जाएगा, जगह रहेगा तभी तो जा पाएगा। तो यानी कि अगर D0 और D10 है तो सब्सटेंस कलरलेस होगा, और अगर D1 और D9 है यानी कि पार्शियली फिल्ड है, तब उस कंडीशन में एक सेट से दूसरे सेट में डी ऑर्बिटल जंप कर सकते हैं और वो सब्सटेंस कैसा दिखेगा, कलर्ड दिखेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछता है और स्टूडेंट जनरली ये कंफ्यूज रहता है, इसको लेकर के परेशान कर रहे हैं, बोर्ड का स्क्रीन चेंज कर दे रहे हैं, चाहिए आपका काम खत्म। चलो देखो, यहाँ कॉपर सल्फेट का नाम सुने होंगे आप, CuSO4। ये आयोनाइज करता है HCU2 प्लस SO4 2-। अब ये कॉपर आयन है, कॉपर आयन का कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कई बार लिख चुके हैं, तो डायरेक्ट ही लिखते हैं। इनका कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया, आर्गन 3D9। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि CuSO4 ये व्हाइट कलर का होता है, कलरलेस होता है, अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट कहते हैं, जबकि CuSO4.5H2O इन्हें ब्लू विट्रियोल कहा जाता है इनके कलर की वजह से, और ये ब्लू होता है। तब कहता है कि यहाँ भी तो कॉपर सल्फेट है, तो ये तो 3D9 है, पार्शियली फिल्ड है, तब इसको भी कलर्ड होना चाहिए था। उसका रीजन ये लिखवाए हैं कि इसमें और इसमें दोनों में देखो क्या डिफरेंस है, H2O का। इसमें H2O है और यहाँ पर H2O नहीं है। एक्चुअली ये H2O लिगेंड के रूप में काम करता है और लिगेंड के प्रेजेंस में ही इनका स्प्लिटिंग होता है। यानी कि अगर इसको कॉम्प्लेक्स को देखा जाए तो ये कुछ इस तरीके से दिखते हैं, CuH2O4 SO4.H2O, इस तरीके से। तो अब यहाँ देखो, ये H2O किस रूप में काम कर रहा है, लिगेंड के फॉर्म में काम कर रहा है। अब अगर आप H2O को हटा देंगे तो लिगेंड ही खत्म, और इन द एब्सेंस ऑफ लिगेंड स्प्लिटिंग डी ऑर्बिटल का नहीं होगा। और जब तक डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग नहीं होगा, ये दो पार्ट में टूटेंगे नहीं, तब तक इनका एनर्जी वैल्यू क्या है, सेम है। तो सेम एनर्जी लेवल वाले में तो एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होगा। यहाँ से यहाँ गया तो सेम एनर्जी लेवल वाले में है, आप फर्स्ट बेंच पर बैठे चाहे सेकंड बेंच पर बैठे, वहाँ पर आपके लिए फी में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि आप एक ही जगह पर हैं, सेम एनर्जी लेवल वाले में है। लेकिन हाँ, अगर कहीं पर कोई फाउंडेशन बैच है, फिर कहीं पर कोई टारगेट बैच है, फिर कोई 4 ईयर कोर्स है, तो सब में एक में से दूसरे में अगर आप शिफ्ट करेंगे तो वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा, वहाँ करना पड़ेगा। तो यहाँ H2O लिगेंड के रूप में है, तो स्टेटमेंट लिखवा चुके हैं, उसी को लिखना। इन द एब्सेंस ऑफ H2O विच एक्ट एज ए लिगेंड इट बिकम्स वाइट, और अगर ये लिगेंड प्रेजेंस है तब ये किस कलर का दिख रहा है, ब्लू कलर का दिख रहा है। ठीक है यहाँ तक। अब लास्ट टॉपिक, मेटल कार्बोनिल। कार्बोनिल कहा जाता है CO लिगेंड को, और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का ये पार्ट है। मेटल कार्बोनिल में एक खास तरह का इंटरेक्शन होता है, बॉन्ड होता है, जिसे हम लोग सिनर्जिक बॉन्ड कहते हैं। ये सिनर्जिक बॉन्ड को ही हम लोग बैक बॉन्डिंग भी कहते हैं।
अब ये बैक बॉन्डिंग समझने के लिए थोड़ा सा कार्बन मोनोऑक्साइड का लिविस डॉट स्ट्रक्चर जानना होगा आपको। ये कार्बन मोनोऑक्साइड हम लोग क्लास 11th में पढ़े थे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में। देखिए याद है या नहीं है, यहां बताते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, बोलो कॉन्फ़िगरेशन 2 4, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन 2 6, यहाँ कार्बन यहाँ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये ऑक्सीजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, बाकी का 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास में, इसका 6 हो गया। अब चूंकि इसने 2 दिया है तो कार्बन भी अपना 2 ही इलेक्ट्रॉन देगा, बाकी का 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास में। देखो तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया, 2 2 4 एंड 4 8। लेकिन अगर कार्बन की बात करेंगे तो देखो तो कार्बन का ऑक्टेट पूरा हुआ, कितना इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 6। तब वहां पर एक कंसेप्ट आया था, इफ वन एटम हैज डिफिशियंसी ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड अदर एटम हैज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, देन a special type of covalent bond is formed which is called coordinate bond। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड में दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही का होता है। यानी ये कार्बन ऑक्सीजन से बात करता है कि भैया आपका इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ही है ना, आप हमको दीजिए ना, मेरा ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो देखो यहाँ 2 2 4 एंड 2 6 ये बन गया। इसी को अगर सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करें तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को येलो कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बाकी का 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास में। कार्बन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन था, तो 1 2 3 4। अब देखो तो कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया, ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया। लेकिन यहाँ ध्यान से देखोगे तो ये दोनों में म्यूचुअल शेयरिंग हो रहा है और यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। तो पुराने में देखोगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड स्ट्रक्चर जो बनाया गया है तो ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी ये डोनर है और ये क्या है, एक्सेप्टर। इसके पास में भी एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इसके पास में भी एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दोनों के पास में है। अब बैक बॉन्डिंग बना क्यों, जो समझो। कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन डोनर एटम के रूप में काम करता है। डोनर एटम उसे कहते हैं जो अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है। अब समझना, यहाँ जैसे ही कोई मेटल इस कार्बन मोनोऑक्साइड के पास में पहुंचा, यहाँ भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी है, तो इस मेटल के साथ में ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। ठीक, कोऑर्डिनेट बॉन्ड यानी कि हम आपको क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। अब आप इमेजिन करो कि अभी आप थोड़ी देर पहले आए हो और बोले कि सर हमको जो है वो 50 रुपया दीजिए ना, बहुत ज़रूरी काम है, मेरे पास में पैसा नहीं है, हम आपको दे देंगे, लौटा देंगे। ठीक है, तो मेरे पास में था, हम तुमको 50 रुपया दिए। समझना सिचुएशन को, तब समझ में आएगा। जब हम तुमको 50 रुपया दिए, अभी तुम गए नहीं हो, उसी वक्त में कोई और आ गया, ठीक है, और वो अपना कुछ मांगने वाला होगा। ठीक है, वो मांगने वाला होगा कि कुछ जो है दीजिए भैया, खाने पीने के लिए दीजिए, ठीक है, हम बहुत दिन से जो है भूखे वगैरह हैं। तो मेरा रिएक्शन था कि यार तुम्हारा तो एकदम हाथ पर सही सलामत काम कर रहा है, ठीक है, और तुम भीख मांग रहे हो, बदमाशी करता है, एक पैसा नहीं देंगे तुमको हम। ठीक है, जाकर के नीचे जाओ रोड के पास में, जो तुमको बहुत सारा काम मिलेगा, नहीं तो हम ही तुमको कुछ वर्क देते हैं और फिर हम तुमको पैसा देंगे खाने के लिए। तुम क्या किए, उसको बोले कि सुनिए सुनिए, वो जा रहा था अपना जो है वो, ये अब ये हमको नहीं देने वाला है सपोर्ट करने वाला। अब वो जो है बोला, जो तुम जो है उसको बुला, इधर इधर इधर, ये लो 10 रुपया है, आप 5 रोटी खरीद के खा लेना। अब सोचो मेरे ऊपर में क्या बीतेगा। अभी तुमको हम 50 रुपया दिए, तुम्हारे पास में नहीं था, ठीक है, तो हम तुमको 50 रुपया दिए और तुम मेरा ही पैसा लेकर के अभी दानी बना हुआ है। ठीक है, लौटा तो पैसा दे, 50 रुपया दे। ठीक है, वही सिचुएशन यहाँ हुआ। देखो एक मेटल के पास में कार्बन चलाया, इसको ये डोनेट कर दिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया। अब ये ऑक्सीजन के पास में तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन था, अब ऑक्सीजन को चिढ़ लगा कि अरे अभी तुम्हारा पूरा नहीं हुआ था, तो देखो हम तुमको इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तब तुम्हारा ऑक्टेट पूरा हुआ है, मेरे की वजह से ऑक्टेट पूरा हुआ है, और तुम यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, उसके साथ में लौटाओ, मेरा लौटाओ। तो मेटल के पास में भी याद करो, सारे मेटल में डी इलेक्ट्रॉन में, डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था। तो अब ये बात करता है इससे कि क्या हुआ, कार्बन तुम टेंशन में लग रहा है, तो बोला देखो ना यार, हम तुमरे में जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए, कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए हम अपना इलेक्ट्रॉन दिए, और ये सामने वाला जो है वो अब ऑक्सीजन करा कि हमको लौटाओ, उसी से हम लेकर के ऑक्टेट पूरा किए। तो बोला कोई बात नहीं है, हमारे डी पास में जो डी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है ना, वो हम तुमको दे रहे हैं।
हम अपना डी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही बना, तुमको ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। मेरा इलेक्ट्रॉन मेरे पास में ही बचा हुआ है, हर एक में देखोगे तो डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन था। तो यहाँ पे देखो ये इसने दिया लिगेंड, और ये सेंट्रल मेटल भी किसको दे रहा है, इसे दे रहा है, तो ये बैक हुआ कि नहीं हुआ, इसलिए इस बॉन्डिंग को कहा जाता है बैक बॉन्डिंग। तो जहां पहले बाकी के केस में सिंगल बॉन्ड बनता है, यहां पर कौन सा बन गया, डबल कोवेलेंट। वही स्ट्रक्चर यहां देखोगे तो समझ में आएगा। यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड है, यहाँ पर ये कार्बन है, ये देखो यहाँ पर ये सेंट्रल मेटल को दिया, मेटल को, और उसी वक्त में मेटल इसको दिया है। तो पाई बॉन्ड, सिग्मा और पाई बॉन्ड वहाँ पड़े होंगे, तो यहाँ से मेटल की तरफ से इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड किया गया है। इसी को हम लोग सिनर्जिक बॉन्ड कहते हैं, या इसी को हम लोग बैक बॉन्डिंग कहते हैं। Thanks for watching this video.